स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक प्लान है जो कि कंबाइन करता है आपके मतलब एट अ प्लान लेवल हो गया कि मार्केटिंग मिक्स को किस तरीके से फॉर्म करना है, तब जाके मेरा अल्टीमेट टारगेट कि मेरा बिजनेस के अंदर सेल्स बड़े अचीव हो सकता है। मतलब कैसी प्रोडक्ट बनानी है, किस प्राइस पे, कहाँ बेचनी है, किस तरह लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में अलाइंड होने चाहिए। अगर एक भी चीज एक दूसरे से मैच नहीं की, लाइक नहीं, तो इट विल नॉट वर्क। सही है। आप एक न्यू बुक पब्लिश करने जा रहे हो, तो उस बुक को किस तरह आपके पोटेंशियल रीडर तक पहुंचाना है, उसके लिए आपको क्या, फॉर एग्जांपल कोई लेट्स सपोज किसी किस्म के वर्कशॉप के अंदर वो आपको बुक जो है इंट्रोड्यूस करनी पड़ सकती है, किसी किस्म के सेमिनार में या किसी स्कूल कॉलेज में जाना पड़ सकता है, तो वो पहले से पूरा रोड मैप बनाओ कि बना तो लूंगा लेकिन बिकेगी कैसे। फिर जाके हो सकता है उसकी ऑडियो बुक आपको ऑडियो बुक भी वो पब्लिश करानी पड़े किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जैसे कि अमेजॉन हो गया, यहाँ पर ऑडियो बुक्स होती है। ठीक है, तो उन प्लेटफॉर्म्स ने अगर आपकी बुक खरीदी, वॉइस ओवर किया और उसको पूरा ऑडियो बुक में कन्वर्ट किया, तो वो सारा प्लान का पार्ट होगा। तब जाके आपकी प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट मिक्स का पूरा प्लान होता है, वो कहलाता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्या आपकी पूरी एंड टू एंड के प्रोडक्ट बनाने से, रिसर्च से लेकर, बनाने से लेकर कस्टमर खरीद ले तक और ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो उसकी, वो पूरी स्टडी, मार्केटिंग स्टडी, बजट सब इसके अंदर आ गया जो पीछे बात की। दो एग्जांपल्स लिखी हुई। इफ अ प्रोडक्ट मीट्स कस्टमर नीड्स, एक प्रोडक्ट जो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सकती है, तो क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगी। एंड इज प्राइस्ड अप्रोप्रिएटली, प्राइस भी सही है उसका, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया गया इफेक्टिवली, लोगों को पता ही नहीं है ऐसी कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते, फिर क्या फायदा। समझ आई। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, लोगों की नीड्स फुलफिल करेगी और बहुत सस्ती भी है, लेकिन पता ही नहीं है किसी को दैट एग्जिस्ट, खत्म। इसी तरीके से इवन विद एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट, अच्छा बहुत एडवर्टाइज भी कर दिया अच्छे से, लेकिन एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि कस्टमर की नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर रही, तो ज्यादा एक दफा लोग खरीद लेंगे, फिर तो दोबारा नहीं खरीदेंगे। सही है। तो अक्सर आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इस तरीके से बनाना पड़ता है कि आप की थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए प्रोडक्ट की थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, अलग अलग स्टेजेस पे रहते हो आपको सक्सेस मिले। इंट्रोडक्टरी स्टेज पे अलग प्लान हो सकती है, स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, फिर जब ग्रो हो जाए, ग्रोथ के इंट्रोड्यूस हो गए, फिर ग्रोथ को टारगेट करने की स्ट्रेटजी बनाओगे, फिर उसको मार्केट में क्योंकि अब ग्रो हो गई है जितनी हो सकती है, अब मेच्योरिटी और सैचुरेशन पे आ गई, तो अब वो किस तरीके से जितनी हद तक कैश जनरेट कर सकते हैं मार्केट से, कितनी हद तक मार्केट में कंपटीशन के साथ कम्पीट कर सकती है, वो स्ट्रेटजी आप बनाएंगे। और तीनों डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, तीनों में टाइप ऑफ प्रमोशन अलग है, टाइप ऑफ प्लेसेस अलग होंगे जहां पर आप ऑफर कर रहे हो सकता है कि थर्ड स्टेज पे जाके आप डिलीवरी भी ऑफर करोगे, घर बैठे आप पास कॉल करें, आप तक पहुंच जाएगी प्रोडक्ट, ताकि आप कॉम्पिटिटर्स को जो है मतलब कम्पीट करके कोई एडवांटेज उनके ऊपर, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करके अपने प्रोडक्ट को बेचते रहो। रिकमेंड एंड जस्टिफाई एन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब इसको जब आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी को पूरे बना रहे होते हो, तो इसके अंदर आप जो है एक तो ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, एक फॉर्मेट है समझ लो, किन फैक्टर्स को जो है हमें कंसिडर करना होता है, मार्केटिंग बजट को कंसिडर करते हो। ठीक है, पहले क्लैरिफाइड होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है मार्केटिंग से, तो उसमें बजट मेरा कितना है, कितने में रहते हुए करनी है, टारगेट मार्केट कौन है जिस तक अपनी बात पहुंचानी है। सही है। और उसके बाद यू नीड टू इंश्योर अ वेल बैलेंस्ड मार्केटिंग मिक्स, क्या आपकी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हो। ठीक है, आप ये सारा प्लान तो लेके चलो, बजट लेके चलो, लेकिन जितना बजट आप स्पेंड कर रहे हो उससे कम तो उस प्रोडक्ट ने हमें बेनिफिट जनरेट करके देना। इतनी सस्ती प्रोडक्ट के लिए इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट किस खाते में करेंगे। इट विल नॉट हैव अ बैलेंस, एक बैलेंस्ड होनी चाहिए अप्रोच। ठीक है, जिस तरीके से कुछ टीम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स होता है, उसके अंदर प्रमोशंस होती है, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, बहुत सारे प्लेयर्स को खरीदते हैं, वो उनसे सॉकर खिलवाते हैं, लीग्स की टीम्स होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने सारा पैसा वहीं डाल देंगे, थोड़ा पैसा वो क्रिकेट की लीग्स में फाइनेंस कर रही होगी, कोई भी कंपनी है कतर एयरवेज, तो कुछ पैसा वो स्पोर्ट्स टीम को फाइनेंस कर रहे होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज पीएसजी को उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया, लेकिन इतना पैसा नहीं वहां लगा देंगे कि और किसी जगह पर स्पॉन्सर, क्योंकि हर कोई सॉकर थोड़ी देखता है, लेकिन एयरवेज को तो हर तरह का कस्टमर चाहिए, एयरलाइंस को, तो कुछ अपनी एडवर्टीजमेंट हो क्रिकेट साइड पे रखे, शायद कुछ एडवर्टीजमेंट किसी और स्पोर्ट्स पे रखे,
कुछ एडवर्टीजमेंट, मिसाल के तौर पे कोई सोशल इवेंट, या हो सकता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अडॉप्ट कर रहे हो कि लोगों मतलब एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कोई काम कर रहे हो, वहां भी अपना लोगो लगा रहे हो, कतर एयरवेज, सही, अलग अलग किस्म की वो मतलब वेंचर्स हो सकते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करने की जगह नहीं कर देते सारे, क्योंकि हर जगह से एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रिटर्न आएगा ना। ये देखो अब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को रखा है कि अगर बहुत पहले बार डिस्कस हो चुकी तो कुछ ना कुछ आपको अलग अलग पॉइंट्स पे मिलेगा जो पहले डिस्कस हो चुका है, जैसे इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ और मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज पे किस किस तरह की प्राइसेस होती हैं। लीगल कंट्रोल्स रिलेटेड टू मार्केटिंग, ठीक है, द नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ लीगल कंट्रोल्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग, ये हम मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के हेड में रहते हुए जस्टिफाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर हमने कर लिया डिस्कस। उसके बाद लीगल कंट्रोल्स क्या होते हैं मार्केटिंग के वक्त, मार्केटिंग के अंदर फिर बता रहा हूँ कि हर चीज शामिल है, प्रोडक्ट से लेकर प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, हर चीज। तो उसमें लीगल कंट्रोल्स क्या क्या हो सकते हैं कि जिसका ख्याल रखना है बिजनेस ने, जो बता रहे हो वही दो, जो आप जो लोग कस्टमर को बोल के बेच रहे हो वही दो, अगर वो नहीं दिया तो आप ऑफेंडर हो, आप पे पेनल्टीज और फाइन्स लग सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर अंडरवेट हुई, आपने बोला कि फॉर एग्जांपल 800 ग्राम्स हैं, 800 ग्राम्स ऑफ पीनट्स हैं इस बैग के अंदर और नहीं निकले तो आप पे पेनल्टी होगी, सही। ट्रेड डिस्क्रिप्शंस, अच्छा, इट इज इलीगल टू प्रोवाइड डेलिबरेट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अपनी प्रोडक्ट का कि इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसके अलावा भी हो सकता है कोई इंग्रेडिएंट और आपने नहीं बताया तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो गई और ये पकड़ में आ गई अगर, ठीक है ना। फूड साइंस डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट्स के जो कि इन्वेस्टिगेट करते हैं, छापे मारते हैं कंपनीज के अंदर जहां से कोई रिपोर्ट अगर लीक हो, नहीं भी तो रैंडम भी छापे मारते हैं और देखते हैं कि ये जो है ना वही इंग्रेडिएंट से बन रही है कि प्रोडक्ट नहीं, किसी प्रोडक्ट को उठा के टेस्ट कर सकते हैं वो किसी पॉइंट पे, और ऐसा फील होता है कोई इंग्रेडिएंट ज्यादा है तो उस कंपनी में छापा मार सकते हैं, उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर कोई इंग्रेडिएंट ज्यादा पकड़ा गया तो फिर क्या होगा, तो उस कंपनी पे फाइन्स होंगे, हो सकता है कंपनी सील कर दे कि अब नहीं करेगी वो काम। क्वालिटी ऑफ गुड्स, आपने जो क्वालिटी बोली है जिस प्राइस पे, उस प्राइस पे वो क्वालिटी अगर फराहम नहीं कर रहे, अगर मैं लेट्स सपोज कस्टमर एज अ कस्टमर मैं आता हूँ एकदम मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपकी प्रोडक्ट से, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं भाई, आपकी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे मैं XYZ कंपनी है उसकी 2 चम्मच में उनका जो पाउडर डालता हूं तो मेरा जूस बन जाता है, आपकी प्रोडक्ट में 5 चम्मच डाल दो तब जाके बनता है। अब आपने ये क्लेम ही नहीं किया किसी पॉइंट पे, प्रोड्यूसर ने क्लेम ही नहीं किया कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना 2 चम्मच पे हो जाएगी, तो इसको आप लो क्वालिटी नहीं कहोगे, हो सकता है फिर मैं प्राइस भी कम चार्ज कर रहा हूँ ना यार, लेकिन जब प्रोड्यूसर कह रहे मैंने क्लेम ही नहीं किया कि 2 चम्मच में बन जाएगी तो आप नहीं कर सकते उस पर कि मैं सेटिस्फाइड तो इस तरह कर ही नहीं सकते, प्रूव भी करना जरूरी है। लेकिन अगर आपने बताया कि 2 स्पून अगर आप जो है ना इनका सिरप डालते हो और आपकी जो है ना वो फॉर एग्जांपल शरबत तैयार हो जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता जितने ml ग्लास का उसने बोला उतने ml ग्लास के अंदर 2 चम्मच अगर शरबत डाली और नहीं तैयार हुई वैसे, तो फिर केस किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स, जो पैसे जितने पैसों में जो क्वालिटी बताई जा रही है वो ना मिले तो फिर केस किया जा सकता है। मिसलीडिंग प्राइस क्लेम्स, फिर प्राइस के फॉल्स क्लेम्स हैं कि डिस्काउंट्स अगर आपने बोले हुए हैं लेकिन उसके अंदर जब बंदा पहुंचा तो उसको कहा कि नहीं ये डिस्काउंट तो अवेलेबल ही नहीं है या ये चीज़ ये डील तो है ही नहीं, आपके एडवर्ट आपके मेन पेज पे लगी हुई है, उसको पेज सेट है, उसको देख के तो हम आए हैं, अपने एडवर्ट ये कह के तो बुलवाया आपके स्टोर पे और हम इतना दूर आ गए, अब जाहिर है अब हम वापस जाएंगे घर कहीं और से खरीदने जाएंगे तो पेट्रोल इतना लग जाएगा कि आपके पास हम ले लें सस्ता पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो कॉस्ट होती है ना, तो आपने तो होशियारी की, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये ऑफेंस है, केस किया जा सकता है ऐसे पे। और फॉल्टी गुड्स निकले तो कौन जिम्मेदार है, प्रोड्यूसर जिम्मेदार है, कोई डैमेज हो गया, कोई उसको खा पी के बीमार हो गया, सही ना, तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं है उस गुड्स के अंदर, तो फिर वो क्लेम, अगर कोई उस पर केस कर देता है डैमेज क्लेम होंगे। कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन, ये लीगल कंट्रोल्स हैं, ठीक है ना, उस हवाले से कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस, अच्छा ये होता है कि कंज्यूमर्स का कॉन्ट्रैक्ट्स होता है आपस में, समझ लो डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि अगर कोई सप्लायर सेल कर रहा है तो एक डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कंज्यूमर को पता भी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट आपस में, लेकिन वो प्रोड्यूसर या सप्लायर जो है ना हुकूमत की तरफ से या कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पर वो बेच रहा है उनकी तरफ से रिक्वायर्ड है कि आप राइट प्रोडक्ट बेचेंगे, अगर नहीं बेची और राइट टाइम पर डिलीवर करेंगे, अगर नहीं की तो यू आर लायबल फॉर डैमेजेस। तो कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस ये ज्यादातर काम आते हैं किसमें, ऑनलाइन कस्टमर्स में, कि जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो उनको तो कम से कम कोई वो चाहिए होती है ना सपोर्ट, कोई प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो ऐसे दराज.पी के टाइप के प्लेटफॉर्म्स के अगर सही प्रोडक्ट ना बिके
तो आप वापस कर दें, या क्लेम डाल दें तो आपको आपके पैसे रिटर्न मिल जाएंगे। ओके, दिस इज हाउ थिंग्स हैपन, राइट। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीचिंग लीगल कंट्रोल्स ऑन मार्केट, और अगर इसमें से कोई मतलब लीगल कंट्रोल जो लगे हुए हैं, जैसा फॉल्स मार्केटिंग कर दिया आपने या कोई गलत प्रोडक्ट दे दी, टाइम पे डिलीवर नहीं की, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आपको फाइन्स पेनल्टीज देनी पड़ सकती है, आपको माल अपना वापस रिकॉल करना पड़ सके। आपने गाड़ियां बना के मैन्युफैक्चर करके सेल की, उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो अक्सर देखते हो कि कस्टमर खरीद के गाड़ी, अब 1000 कस्टमर 1000 गाड़ियां चाहे लेके चलेगा, आपकी कंपनी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो रिकॉल करेगी प्रोडक्ट। ब्रांड इमेज की बात नहीं, सिर्फ ब्रांड इमेज तो है ही साथ में, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट रिकॉल कर लेती है, उसके बाद उसको सही करके रिन्यू करके या तो बेचे या डिफरेंट प्रोडक्ट दे जिसके अंदर वो मसला ना हो। और क्या क्या हो सकता है रिकॉल के अलावा, डैमेज टू रेपुटेशन हो सकता है, एक बिजनेस खराब चीज दे दे तो उसको क्या नुकसान है, उसके रेपुटेशन खराब होगी। इसके अलावा कस्टमर जो हैं वो उसके ऊपर क्लेम्स कर, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं कि हमें कंपनसेट करो, या हमें आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना था फला दिन, हमने सब्सक्रिप्शन ली थी मैच देखने के लिए, लेकिन आपका तो वो चली ही नहीं सब्सक्रिप्शन, तो हमारा पूरा मैच मिस हो गया, हमने इतनी बड़ी पार्टी रखी थी। तो सिर्फ ये नहीं होगा कि आपके पैसे रिटर्न हो जाए, या तो केस करवा दे और आप उससे बहुत ज़्यादा उससे डैमेजेस क्लेम कर सको, ठीक है, वो फिर आपके लॉयर के ऊपर छोड़ो, फिर लॉ आ जाता है बीच में। सवाल ये है कि अगर राइडर टाइम पे नहीं पहुंचा पाया गुड्स, आप कंपनी को पूछोगे कि आपने गुड्स क्यों नहीं पहुंचाए, बस कंपनी आपको गुड्स टाइम पे या तो दे देगी या कंपनसेट करेगी, ठीक है, या फ्री में दे देगी, जो भी उसकी पॉलिसी है कंपनी। राइडर और कंपनी के दरमियान की अरेंजमेंट, आपका और राइडर का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। आपको रहम आ रहा है राइडर पे तो एक अलग बात है, लेकिन आपने कंपनी को पैसे दिए, टाइम पे पहुंचा, टाइम पे नहीं पहुंचा तो कंपनी की पॉलिसी थी कि आपको फ्री में मिल जाएगा ना, ले लिया वीजा फ्री में ले लिया, पैसे नहीं दिए कि आप टाइम पे नहीं लाए, तो राइडर चुपचाप चला जाएगा। कंपनी का और राइडर के दरमियान अब जो भी मामला हैं वो दो आपस में डील करेंगे, ठीक। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ न्यू मार्केट्स इन अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, एक कंट्री एक कंपनी है एक ऐसी कंट्री के अंदर है जहां पर उसकी प्रोडक्ट बिक रही है जबरदस्त किस्म से, अब वो किसी दूसरी मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। जाहिर है अच्छी प्रोडक्ट अगर कोई है वो एक कंट्री में अच्छे से बिक रही है तो दूसरी कंट्री में बिकेगी, और किसी दूसरी कंट्री में अगर उसके और सप्लायर नहीं होंगे तो वो तो बहुत अच्छी बिकेगी। और ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर जो मतलब कंट्रीज मोर कंट्रीज के अंदर इंट्रोड्यूस होती है ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कोई चल गई प्रोडक्ट वो फिर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मजीद इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो वो अगर वहां चल गए तो डेवलपिंग कंट्रीज में तो चलेगी ही चलेगी। ये अलग बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज वो प्राइस ही ना पे कर पाए। डेवलपिंग कंट्रीज बहुत अच्छा लफ्ज है, इसका मतलब है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना। डेवलप्ड मतलब जो हो चुकी, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, सेकंड वर्ल्ड को साइड पे रखो। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो होती हैं जो कि डेवलप करेंगी, ठीक है। पाकिस्तान यू कैन कॉल इट अ डेवलपिंग कंट्री, तो उसके अंदर अगर बाहर कोई चीज़ चल रही है तो वही प्रोडक्ट यहाँ भी चल सकती है, तो हाई चांसेस है कि क्वालिटी अच्छी होगी। मार्केट सैचुरेशन, तो बिजनेस अगर दूसरी कंट्री के अंदर ग्रो करना चाहता है तो जरूर करें, और चांसेस किसके ज्यादा है, एक अच्छी प्रोडक्ट देने वाला बिजनेस जो अपने मुल्क में चला है दूसरे मुल्क में चल सकता है। फिर वो बिजनेस जिसको लगता है कि अपने मुल्क या अपने शहर या अपने रीजन के अंदर में सैचुरेट हो गया, अब और कस्टमर्स नहीं है, बस जितने कस्टमर्स है उन्हीं से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो अब नए नए शहरों में जाएगा अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, दूसरी कंट्रीज के अंदर जाने से आपको और अपॉर्चुनिटीज ये मिलती है कि आपको न सिर्फ आपकी प्रोडक्ट्स बिकती है बल्कि आपको दूसरी कंट्रीज का एक्सपोजर होता है, और आपको ये पता चलता है हम यही प्रोडक्ट्स यहाँ मैन्युफैक्चर करके वहां बेचने की बजाय उन्हीं कंट्रीज में भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ताकि हमारी फ्रेट कॉस्ट बचे। फ्रेट मतलब जो शिप के जरिए जो माल जाता है उसके अंदर कॉस्ट जो लगती है, या फिर एयरप्लेन के जरिए जो जाता है माल उसके जरिए जो भी शिपिंग कॉस्ट लगती है हमारी, तो वो बचाना चाह रहे हैं। तो हम दूसरी कंट्री में माल बेचते बेचते देखते हैं कि क्या हम यही माल वहां बना सकते हैं, वहीं बना के बेचे तो हमें सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, और वहीं बेच देंगे। तो ये भी आपको एक डायनेमिक्स पता चलता है पूरी दुनिया की कि कहाँ क्या क्या पॉसिबल है। तो सेल्स अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ दूसरी कंट्रीज में जब आप एक्सपेंड करते हो तो प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज के अंदर पहली बात तो पॉसिबल कब है, जहां पर ट्रेड बैरियर्स कम हो, जहां पर ट्रेड बैरियर्स हाई हैं। क्या ट्रेड बैरियर्स? ट्रेड बैरियर्स मतलब तिजारत के बैरियर्स, बिजनेस के बैरियर्स। तो क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे कंपेटिटर्स मौजूद है, बहुत सारे राइवल्स मौजूद है और सप्लायर्स मौजूद है उसी प्रोडक्ट के। इसी तरीके से गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है उस प्रोडक्ट को कहीं किसी और कंट्री में बेचने के लिए। आप अपनी कंट्री में फ्रीली बेच रहे हो, दूसरी कंट्री में जाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस तरह की कोई भी चीज, ये ट्रेड बैरियर्स। तो
अगर किसी कंट्री के अंदर ट्रेड बैरियर्स कम है, आप वहां पर इजीली एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, जहां पर ट्रेड बैरियर्स कम है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंपनी, आपकी कंट्री जो है वो बहुत टैक्स चार्ज करती हो, कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा हो, कंपनी से टैक्स लेती हो ज्यादा, तो आपकी कंपनी के जो ओनर है उसने डिसाइड किया कि भाई अब इस कंपनी के, इस कंट्री के अंदर तो बहुत टैक्सेस देने पड़ते हैं, अब हम अपने ऑपरेशन को बेस करते हैं लेट्स सपोज किसी और कंट्री के अंदर, कोई भी ऐसी कंट्री के अंदर जो टैक्स हेवन हो। दुबई के अंदर अपने हेड ऑफिस खोल लिए, दुबई में भी अब टैक्सेस ज़ाहिर है लगना शुरू हो गए, लेकिन स्टिल इट इज कंसिडर्ड लोअर टैक्सेस की वजह से टैक्स हेवन, टैक्स हेवन, टैक्स की नहीं, इसीलिए बता रहे हैं, ये पहले मैं भी समझता था टैक्स हेवन, ठीक है ना, लेकिन इसको भी आप जन्नत ही समझ लो पहले, ठीक है, जहां आप अपना टैक्स बचा सको, टैक्स हेवन वो जगह होती है जहां प्रोटेक्ट हो सको आप टैक्स से, सही। तो ऐसी जगहों पे आप शायद अपना स्विच कर लो बिजनेस। तो बिजनेसेस को ग्रोथ के लिए दूसरी कंट्रीज के अंदर, न्यू मार्केट्स के लिए, चाहे प्रोडक्शन के लिए, चाहे जो है ना कोई ऐसी जगह मूव होना हो जहाँ ट्रेड बैरियर्स कम हो, इन सब के लिए दूसरी कंट्रीज में स्विच करना पड़ता है। कैसे कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज में जाना? अच्छा, दूसरी कंट्रीज में जाने के नुकसान भी हैं, फायदे तो हैं ही, मार्केट एक्सपेंड होते हैं, नुकसान भी है कि अगर आपको मार्केट नॉलेज ना हो आके तो हो सकता है आप फेलियर हो जाए, आपको कल्चरल डिफरेंसेस, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो सकता है वो एक्सेप्ट ही ना की जाती हो, आप कुछ ड्रेसेस बनाते हो, वो ड्रेसिंग जो कि किसी कंट्री में XYZ कंट्री में जाके बेच रहे हो जहाँ वो एक्सेप्ट ही नहीं की जाती, वो ड्रेसिंग उस तरह के कल्चर है ही नहीं, तो फिर आपकी प्रोडक्ट फेल हो जाएगी वहाँ। एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस, कि आप है ना फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के अंदर अपना सेटअप बेस करते हो और यहाँ से माल वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हो, अब यहाँ से माल वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहाँ उस कंट्री की नज़र से आप माल इम्पोर्ट कर रहे हो, और उस कंट्री के अंदर अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होते रहेंगे तो आपको माल महंगा पड़ता रहेगा, तो आप किस प्राइस पे बेचोगे? एक ऐसी ही कंपनी जो कि बाहर बेचती, वो फिर पाकिस्तान में बेच हो, ठीक है ना, अब वो अपने बाहर वाली ब्रांच से पाकिस्तान में माल मंगवाती है, बाहर से माल मंगवाती है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ओके फाइन, गोल्फ के ग्लव्स की बात कर लेते हैं, तो वो बाहर मैन्युफैक्चर हो रहे थे, वहीं बिक रहे थे, फिर उसने अपनी ब्रांच यहाँ भी खोल ली या फ्रेंचाइज खोल ली, ये फ्रेंचाइज वहीं से माल कहीं से इंपोर्ट करती है, तो वो वहां से मिसाल के तौर पे वो ग्लव्स लेट्स सपोज $10 के ही मिल रहा है, वो तो $10 है, लेकिन इस कंट्री के अंदर एक्सचेंज रेट वीक होता चला जा रहा है, तो जब 200 रुपए का 200 रुपीज का $1 था तो $10 2000 के पड़े, तो वो ग्लव 2000 के पड़े, लेकिन अब 300 रुपए का जब डॉलर हो जाए तो वो ग्लव्स पड़े ही 3000 के, तो पहले जब 2000 के पड़े तो आप इजीली 3000 के बेच पा रहे थे, अब वो 3000 के पड़ रहे हैं, आपको 4000 के बेचने पड़े, 1000 प्रॉफिट, अब 4000 के बेचने पड़े तो हो सकता है मार्केट खरीद ही ना रही हो, क्योंकि कोई लोकल मैन्युफैक्चरर है जो कि 3500 का बेच रहा है ऑलरेडी, तो पहले आप लोकल मैन्युफैक्चर से सस्ता बेच पा रहे थे, लेकिन अब नहीं बेच पा रहे, और लोकल मैन्युफैक्चर तो वहीं से मैन्युफैक्चर करके बेच रहा, हो सकता है उसको प्राइस ना बढ़ाने पड़े, जरूरी है। सो कुछ ऐसे भी एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मेथड्स टू एंटर फॉरेन मार्केट्स, किस किस तरह से आप जॉइंट वेंचर कर सकते हो, जिस फॉरेन मार्केट में आपको एंटर होना है वहां पर ऑलरेडी जो बिजनेसेस हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर्स कर लिए, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी हो सकती हैं कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं जॉइंट वेंचर के साथ शेयर होंगे। एक बिजनेस आपका है जो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपका बिजनेस सिंगापुर बेस्ड है, ठीक है, आप दुबई के अंदर सेटअप करना चाहते हो, एक और बिजनेस है वो दुबई के अंदर ऑलरेडी मौजूद है और आपने उसके साथ जॉइंट वेंचर किया, और कोई एक एग्जीबिशन के अंदर आपने जो है ना अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए कोई जो है ना यूनिट आपने एक रेंट आउट किया या किराए पे लिया, या कोई और जगह पर कोई मॉल के अंदर कोई शॉप रेंट पे ली, तो आधा माल आपका लगा आधा उसका लगा, जो आप अगर आपका जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट ऐसा है कि आपका जो माल बिका उस पर जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा, उसका जो माल बिका तो मसला ही नहीं, लेकिन आप दोनों की सेम प्रोडक्ट्स है एक साथ बिकेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा शेयर होगा तो प्रॉफिट शेयर हो रहा है, और फिर डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि पार्टनरशिप में होता है। लाइसेंसिंग, क्या आप लाइसेंसिंग बेस्ड बिजनेस कर सकते हो, जैसे फ्रेंचाइज टाइप का होता है, लेकिन लाइसेंसिंग में एक फर्क है, फ्रेंचाइज में तो ये आपका नाम कोई और यूज करके पूरी दुकान खोला है, लाइसेंसिंग में ये कि आपका फॉर्मूला यूज करने का कोई लाइसेंस ले रहा है आपसे और फिर आपका फॉर्मूला यूज कर रहा है, आपका फॉर्मूला पेटेंटेड था, कोई और यूज नहीं कर सकता था, लेकिन आपने किसी एक को कॉपीराइट दे दिया कि तुम यूज कर सकते हो मेरा फॉर्मूला, तो उसके फॉर्मूला यूज आपने ना कि खुद अपनी कंट्री के जिस कंट्री में आप बेस्ड हो उसके अलावा दूसरी कंट्री में एक्सपेंड करना जरूरी थोड़ी आप खुद जाके करो, आपने किसी और को लाइसेंस दे दिया कि मैं मैन्युफैक्चर कर, मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान भेज दूं और मैं चाहता हूं वियतनाम में मैन्युफैक्चर करूं, तो मेरी एक फॉर्मूला है जो पेटेंटेड है या एक सीक्रेट फॉर्मूला है, तो उसका लाइसेंस मैं किसी वियतनाम के बिजनेस को दे दूंगा, ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहता हूं भाई आप हमारे प्रोडक्शन मेथड से बनाए तो आपकी बहुत
अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की प्रोडक्ट बनेगी तो आपसे लेवाइस भी खरीदेगा फिर पैंट्स, आपको उनके ऑर्डर भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो पैंट्स, वो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसने आपकी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए जब मैन्युफैक्चर की तो फिर जाहिर सी बात है आपको बेनिफिट देगा ना। आपने कहा यार मैं एक और फैक्ट्री को, इससे बेहतर ये नहीं कि मैं अपना फार्मूला जो है ना यूज करने दे सकूं, लेकिन इसका नुकसान ये एक दफा बंदा सीख गया आपका मेथड्स तो आपका खुद का कॉम्पिटिटर बन गया कल को, तो नुकसान भी होते हैं इसके, क्योंकि ये लिखा हुआ फ्रेंचाइजिंग के तहत कि आपका बिजनेस आप चाहते हो दुनिया भर में एक्सपेंड हो, तो आप ये नहीं कि दुनिया भर में हर जगह अपने आउटलेट्स की ब्रांचेस खोलो, बल्कि आपने फ्रेंचाइजिंग ऑफर कर दी कि जो चाहता है मुझसे फ्रेंचाइजिंग मुझे फीस दे, मैं बता दूंगा कि वो मैं उसको अपना नाम यूज करने दूंगा दुनिया भर में किसी भी जगह, लेकिन हाँ उसको मेरे स्टैंडर्ड्स पे चलना पड़ेगा, बस जो मेरा मयार है उसे गिरेगा नहीं, जितने फ्राइज में बोलता हूँ उतने ही फ्राइज डालने पड़ेंगे, जितने ब्रोस्ट के पीस बोलता हूँ जितने ग्राम से उतने ही ग्राम, जो मेरी कुकिंग रेसिपी है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, उसकी भी लेकिन अपनी लिमिटेशंस है। लोकलाइजिंग एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड्स, ठीक है, कि आपकी ब्रांड है आप किसी दूसरी कंट्री में एग्जिस्ट करना चाहते हो, तो आप कह रहे हो चलो मैं वहीं जाके बिजनेस खोल लेता हूँ, लेकिन आपका टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है उस कंट्री से, आपने कहा मैं उस कंट्री के टेस्ट और कल्चर को अडॉप्ट भी तो कर सकता हूँ, आपने कहा कि उस कंट्री के अंदर देसी, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पर एक देसी टेस्ट कहते हैं जिसे, वो मौजूद है, तो मैं कोई ऐसे फ्लेवर्स निकालूं ब्रोस्ट के जिसमें मसाला ब्रोस्ट के नाम से हो, ठीक है, जो कि मेरे इंटरनेशनल ब्रांड का हिस्सा ना हो, लेकिन वहां के लिए मैंने निकाली हुई, सही। तो लोकलाइजिंग इस तरीके से भी आप सेल्स को एक्सपेंड कर सकते हो, किसी कल्चर को देख के उसके हिसाब से अपने आप को ढाल दो, ठीक है। आप इंटरनेशनली जो भी क्लोथिंग लाइन हो, आप जो भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, क्लोथिंग आइटम्स जो भी एक्सेसरीज अपैरल जो बनाते हो, वैसे वो प्रोडक्ट्स नहीं बिक सकते किसी स्पेसिफिक कंट्री में, क्योंकि वहाँ कल्चरल रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी किस्म के, वो ये गुड हो सकता है ना पहने, तो आपने उस कंट्री में जाके आपने कहा ज़ारा कंपनी के बुरके सेल करना शुरू कर दिए, ठीक है, उस कंट्री में अंदर रहते हो, तो वो हम आपने लोकलाइज कर दिया उस कल्चर के हिसाब से। प्रैक्टिकल एग्जांपल सारी जॉइंट वेंचर का हो सकता है, लाइसेंसिंग एंड एवरीथिंग, फिर उसकी एक आपको एक्टिविटी मिल जाएगी एंड दिस इज वेयर इट एंड्स, ठीक है, या आपका यूनिट 3 खत्म हो गया।